नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंचे। नड्डा 2 दिनों की गुजरात यात्रा पर है। इस यात्रा के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर में नड्डा नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम का लॉन्च किया। किसानों की समस्या पर जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने किसानों के नाम पर हमेशा राजनीति की है, लेकिन बीजेपी ने किसानों के दर्द को समझा और फिर उससे दूर करने की कोशिश भी की। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। इस कार्यक्रम में देश भर से भाजपा सहित शहरी स्थानीय निकायों के महापौर और उप महापौर शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने भाजपा के मेयरों के इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में भी सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, सर दर्द से जुदा करने की धमकी देने के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं राजस्थान के अलवर जिले में भी उदयपुर जैसी घटनाओं को अंजाम देने की धमकी बीजेपी कार्यकर्ता को दी गई है। कार्यकर्ताओं को होने साथ ही चारुला अग्रवाल IIT दिल्ली से पास आउट। उनका आरोप सोमवार सुबह वह जब अपने घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकली तो फ्लैट के बाहर उनको एक धमकी भरी चिट्ठी रखी हुई मिली। हाल ही में कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आए फैसले के बाद अलकर की बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। शेयर ब्रोकर मर्चेंट का फर्जी फर्म बनाकर एक व्यक्ति ने बिलियारागंज के क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों के रहने वाले लोगों का लगभग 500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित अपना पैसा वापस पाने को लेकर परेशान है। वहीं इस मामले में बिलियारागंज थाने में चिचोरी गांव निवासी मोहम्मद शरीफ ने चुही गांव निवासी बिलाल व उसके परिवार के ही कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसके अलावा बिलाल समेत 5 के खिलाफ ऐसा ही एक मुकदमा बलिया जिले के केफना थाने में भी दर्ज हुआ है। बिलियारागंज के चिही निवासी में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में उसकी पार्टी के समर्थित 274 और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट समर्थित 41 प्रत्याशी सरपंच के पद पर चुनाव जीत गए। शिंदे बीजेपी गुट समर्थित कुल 315 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों में 540 ग्राम पंचायतों के लिए बीते रविवार को चुनाव हुआ था। इस चुनाव में औसतन 74% वोटिंग हुई थी। इन चुनाव में प्रत्याशियों का पार्टियां समर्थन करती है, लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं देती। सोमवार को वोटों की गिनती हुई थी। ग्राम पंचायतों के अलावा सरपंचों के चुनाव भी वोटरों ने किए। भारतीय सेना जल्दी आर्मी डे और एयरफोर्स डे परेड को दिल्ली के बाहर शिफ्ट कर सकती है। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के कंटेनमेंट एरिया में परेड होती है। वहीं एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे परेड हिंदी एयरबेस पर होती है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अगले साल आर्मी डे परेड सदर्न कमांड में होगी। इसके लिए जल्दी लोकेशन फाइनल कर ली जाएगी। देश को आजादी मिलने के बाद 15 जनवरी 1949 की ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस राय बुशर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल KF करियप्पा पहले स्वदेशी कमांडर इन चीफ बने थे। दिल्ली के करोल बाग में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 6 गाड़ियों में टक्कर मार दी। घटना में वह मौजूद कई गाड़ियां डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और ओवर स्पीड में कार भगा रहा था। उसने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, फिर उसके बाद एक स्कूटी को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। स्कूटी सवार युवक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। हादसे के उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हादसे में एक रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी की पहचान सुधीर जैन के रूप में हुई है। दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब होने लगी है। मंगलवार सुबह ही लगातार दूसरे दिन वायु की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में रही। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी यानी AQI 418 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के करीब दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार शाम 4 बजे 182 दर्ज किया गया। यह रविवार को 119, शनिवार को 70 और शुक्रवार को 40 पर दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 405 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष जलवायु परिवर्तन और मौसम विज्ञान महेश पलावत ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के संगम ने स्थानीय प्रदर्शकों को फैलने नहीं दिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दिल्ली NCR के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार मंगलवार को हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में और बुधवार को खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। दिल्ली के खराब शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ जारी है। खबर के मुताबिक ईडी ने दुर्गेश को फोन जब्त कर लिया और उसमें डेटा की जांच की जा रही है। MCD चुनाव प्रभारी और राजेंद्र नगर विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी के संबंध पर आप भड़की हुई है। यह दूसरी बार है जब ईडी पाठक से पूछताछ कर रही है। सितंबर में जब ईडी ने मुंबई में एक अन्य मुख्य आरोपी विजय नायर से आवास पर छापा मारा तो पाठक तलाशी अभियान के दौरान जगह पर मौजूद थे। हिंदुओं के खिलाफ कथित तौर पर नफरती बातें पर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा की मुश्किलें बढ़ गई। तमिलनाडु भाजपा के IIT प्रकोष्ठक अध्यक्ष CTR निर्मल कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कुमार ने बताया कि सांसद राजा के खिलाफ पार्टी ने स्पीकर बिरला को हलफनामे के साथ शिकायत की है। लोकसभा के कामकाज संचालक नियम 233A के तहत की गई शिकायत में राजा के बयान को अनैतिक बताते हुए हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने वाला बताया गया है। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी की दीवार गिर गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 एक ही परिवार के थे। मरने वालों में धर्मवीर पुष्पेंद्र पन्नालाल और अमित है। पुष्पेंद्र पन्ना और अमित एक ही परिवार के थे। तीनों बदायूं के रहने वाले थे, जबकि धर्मवीर संभल का रहने वाला था। इसमें मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये दीवार सोसाइटी के चारों ओर से कवर करती है। इसका एक तरफ का करीब 100 मीटर हिस्सा गिर गया है। मौके पर 5 जेसीबी मशीन मलबा हटाकर दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया, नोएडा प्राधिकरण की ओर से नाले की सफाई के लिए कंट्रैक्ट दिया गया था। मजदूर नाले की सफाई का काम कर रहे थे। चुनावी राज्यों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसा ही वादा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब गुजरात में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। उसके बाद को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से भी पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया। गुजरात में भी वैसा ही करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है कि पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल के बजट भाषण का वह हिस्सा सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा करते हुए दिख रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझी, यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। झारखंड में भी यहाँ हमारी सारा सरकार है, वहाँ भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अडंगा लगा रही है, लेकिन हमने उसका रास्ता निकाल लिया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हुए। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए, जिसका जवाब नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया।
हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश नेता सदन मुख्यमंत्री योगी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सदन से वॉकआउट कर लिया। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट कर देना चाहती है, जिससे इलाज आम लोगों से दूर हो जाए। उन्होंने इस दौरान सपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए कार्यों का ब्यौरा किया। राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। ऐसे में लंपी वायरस के कारण राज्य में हजारों गायों की जान जा चुकी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर है। जयपुर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। गौरतलब है कि राजस्थान में लंपी वायरस की वजह से बीते 3 महीनों में 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 लाख गौवंश लंपी से संक्रमित भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 22 जिलों में लंपी चर्म रोग फैल चुका है। लंपी वायरस से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में मौत की वजह से प्रदेश में दूध का उत्पादन भी घट गया है। दूध की कमी से कई जिलों में इसके दाम भी बढ़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में नेताओं को चल रही जदोजहद के बीच अब खबर सामने आई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। सूत्र के अनुसार कांग्रेस सांसद ने सोमवार को इस संबंध में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और उनसे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की मंजूरी ली। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया तो फिर चुनाव होना तय है। वहीं अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों ने कहना है कि गहलोत ने अभी तक तय नहीं किया कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने इस धारणा को भी खारिज किया है कि इस चुनाव में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। उधर थरूर ने सोनिया से मुलाकात की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और यही पार्टी नेतृत्व का सतत रुख है तथा चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार विपक्ष के खिलाफ तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है जो घातक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार का जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई। इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वही अनुचित व निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इससे साबित कर रही है कि वह जनक्रोश से डर से कितना असुरक्षित महसूस कर रही है। सत्ता जितनी कमजोर होती है दमन उतना ही अधिक बढ़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के वडोदरा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मोदी के नारे से उनका स्वागत किया। बाद में केजरीवाल के जयकारे भी सुनाई दिए गए। केजरीवाल चुनावी राज्य गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर है, जहां पर वडोदरा के एक टाउन हॉल बैठक को संबोधित करेंगे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे से आमने सामने होने पर केजरीवाल एक मीडिया कर्मी की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की प्रीति गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी के गुजरात में अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। अब गुजरात में पैरे जमाने की कोशिश कर रही है, जहां पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। पंजाब में भारी जीत के बाद पार्टी देश के अन्य हिस्सों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। गुजरात के लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयास में केजरीवाल ने भाजपा के 27 साल के शासन पर निशान साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए राज्य के कई दौरे किए और दिल्ली मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई है तो इसे लागू करने का वादा किया जाता है। केजरीवाल उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें भाजपा नेताओं ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर गुजरात विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होगी।
200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को सोमवार को पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने उन्हें सुकेश से मिले गिफ्ट और लेन देन के दस्तावेजों के साथ बुलाया था, लेकिन जैकलिन ईओडब्ल्यू ऑफिस 2 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंची। ईओडब्ल्यू के जॉइंट कमिश्नर छान शर्मा और स्पेशल कमिश्नर रविंदर यादव की अगुवाई में 6 अफसरों की टीम एक्ट्रेस से सवाल कर रही है। जैकलिन ने साथ उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी कत्ल किया था। दोनों को आमने सामने बिठाकर सौजाब होने थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लिपाक्षी को वायरल फीवर, तबीयत खराब होने के कारण ईओडब्ल्यू ऑफिस नहीं पहुंच पाई। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने 14 सितंबर को जैकलिन से 8 घंटे की पूछताछ की थी। इस दौरान करीब 100 सवाल भी पूछे गए थे। जैकलिन और सुकेश के कई प्राइवेट फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद ईडी ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों के फोटोज को सबूत के रूप में लिखा गया। ईडी का मानना है कि जैकलिन को शुरू से ही पता था कि इस केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में शब्दों के बार जोरदार ढंग से चले। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको माकूल जवाब भी मिला। सभी को पता है कि यह कभी नहीं एक हो सकते। समाजवादी पार्टी को तो प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और नेता विरोधी अखिलेश को इस बारे में तो सच बोलना चाहिए। अब वो नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखने की जरूरत है। प्रदेश में बीते 5 वर्ष में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बेहतर सुधार हुए हैं। सदन में अखिलेश यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निशाने पर रखा और उनको सिर्फ छाप मारा बताया था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदन में तख्त तेवर में थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बेहद सदा सा जवाब दे दिया। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं, इसलिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी से आया थे, जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह से अलग है और जिसे मीडिया ने जोर जोर से उठाया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का संबोधित करते हुए धनखड़ ने कोविड-19 महामारी से निपटने का व्यापार करने में आसान आर्थिक सुधार और भारत के आगामी G20 राष्ट्रपति पद के सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। धनखड़ ने कहा कि महामारी ने सभी को दीर्घकाल से अवगत करवाया है। यह जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हुआ जब लोग मदद की जरूरत वाले लोगों को पीड़ा को कम करने के लिए आगे आए। उपराष्ट्रपति ने कहा, कभी कभी यह मेरे दिल को दुख देता है जब दुनिया के किसी भी कोने में इस देश की जमीनी हकीकत से पूरी तरह से अलग एक आवाज आती है, जो कुछ प्रतिकूल कहती है और जिसे मीडिया जोर शोर से उठाता है। धनखड़ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी सम्मेलन में शामिल होने वाले उद्योग जगत के नेताओं का अपमान है, जिनके पास कहीं से भी बोलने वाले सज्जन की तुलना में बहुत अधिक परिपक्वता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की राजनीति को रोकना होगा और यह नियंत्रण केवल उच्च सहकर्मी के समूह में हो सकता है जो मेरे सामने है। मैं इस पर अधिक विचार नहीं करूंगा। धनखड़ ने बताया कि भारत इस साल के अंत में G20 अध्यक्षता ग्रहण कर सकता है, जिससे देश को और भी वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा को आकार देने का मौका मिलेगा। म्यांमार के उत्तर मध्य स्थित एक स्कूल और गांव में सेना के हेलीकॉप्टरों की गोलीबारी में कम से कम 17 अन्य लोग घायल हो गए। सेना का कहना है कि उसने गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि विद्रोही इस बिल्डिंग का इस्तेमाल सरकारी सेना हमला के लिए कर रहे थे। स्कूल के प्रशासक ने समाचार AP को बताया कि वह बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी सरकार Mi-35 हेलीकॉप्टर ने स्कूल पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चूंकि छात्रों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें मशीन गनों में बेरहमी से गोली मारी जाएगी। प्रशासक ने आगे कहा कि वे 1 घंटे तक हवा से स्कूल कैंपस में गोली चलाते रहे। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। उस समय हम केवल बौद्ध मंत्र का जाप करते थे। सरकारी मीडिया ने अगले दिन हमने सूचना दी कि जिसमें दावा किया गया कि विद्रोही पीपुल्स डिफेंस फोर्स के सदस्यों पर
उनके समर्थकों काचन इंडिपेंडेंस आर्मी की मौजूदगी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकारी सेना और चुप निरीक्षक के लिए गांव गई थी। मीडिया ने कहा कि स्कूल और आसपास के बौद्ध मठों में वे छिपे हुए थे। म्यांमार की सैन्य जुटाव पीडीएफ को आतंकवादी मानती है। राज्य मीडिया ने आगे दावा किया कि जब सरकारी सुरक्षा बल वहां तलाशी लेने के लिए पहुंचा तो छिपे विद्रोही ने उन पर गोली चला दी। हालांकि सैन्य जुटा ने स्वीकार किया है कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग करने लोग घायल हो गए, लेकिन सैन्य जुटा ने दावा किया कि पीडीएफ और KIA ने ग्रामीण को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जुटा ने इस फायरिंग में किसी भी बच्चे के मारे जाने या घायल होने का जिक्र नहीं किया है। जब से सेना फरवरी 2021 में एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया, म्यांमार में हिंसा भड़क उठी है। विपक्षी आंदोलन, कुछ सशस्त्र संगठन देश भर में सक्रिय है, जबकि सेना उन्हें घातक और आक्रामक तरीके से जवाब दे रही है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य सरकार के अभियानों में आमतौर पर नागरिक मारे जाते हैं। आज के स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।